सबसे कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आवेश, फिर आवेशों के गुण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद में द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी निरक्षीय और किसी भी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र, और फिर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे? आवेश से। ठीक, आवेश क्या होता है? ठीक, देखिए आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू इजकल टू कितना होता है? प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन है, और प्लस में है तो वो क्या है? प्रोटॉन। ठीक है यानी कि किसी आवेश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? किसी आवेश को तो Q से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषित कैसे किया जा सकता है कि आवेशों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए बात आती है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर धनावेश है, किसी इलेक्ट्रॉन पर धनावेश है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी कि यदि धनावेश है, यदि धनावेश है, धनावेश, ठीक है, तो उस पर क्या होती है? तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कमी। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? Na के ऊपर +1, तो इसका मतलब क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर Na+ लिखा हुआ है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने? 10 है। ठीक है, और ऋणावेश में क्या होता है? यानी कि यदि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। और अगर यदि ऋणावेश है, यदि ऋणावेश है, ठीक है, तो ऋणावेश पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यदि ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक, जैसे उदाहरण, अगर लिखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर -1, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे 17, इस कंडीशन में क्या है? इसके ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक, ये हो गया हमारा आवेश। तो आवेश ये हो गए। आवेशों के प्रकार क्या होते हैं? आवेशों के 2 प्रकार होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ठीक है, यानी कि आवेशों के प्रकार अगर हम बात करेंगे तो एक तो क्या होता है? धनावेश होता है, और दूसरा इनके ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक, यानी कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। सपोज किया हमने इसके ऊपर ये धनावेश है, ठीक, और एक सिस्टम बनाया, इसके ऊपर क्या है? ऋणावेश उपस्थित है। क्या है? ऋणावेश है। ठीक, तो आवेशों में क्या होता है? दोनों आवेश अगर धनावेश हैं, ठीक, तो क्या होगा? उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी कि हमने ये एक डोरी, एक छत लिया, और इसके ऊपर हमने एक पर धनावेश दे दिया और दूसरे पर हमने क्या दे दिया? धनावेश हो गया। ठीक, और दूसरे के ऊपर हमने क्या किया कि एक के ऊपर एक के ऊपर ऋण डाल दिया, और दूसरे के ऊपर भी क्या है? ऋण डाल दिया। और तीसरा हमने कोई आवेश लिया, ठीक है, तीसरा सिस्टम लेते हैं, तो इस सिस्टम में क्या होगा? एक के ऊपर धनावेश है और दूसरे के ऊपर ऋणावेश है। ठीक, ये हमने 3 सिस्टम तैयार किए। एक के ऊपर धनावेश, यानी दोनों पे धनावेश है, और दूसरी कंडीशन में क्या है? दोनों पर ऋणावेश है, और तीसरी कंडीशन में क्या है? एक के ऊपर धनावेश है और एक के ऊपर ऋणावेश है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, जब दोनों के ऊपर धनावेश होता है, समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? समान प्रकृति के हैं दोनों, ये भी धन है और ये भी क्या है? धन है। तो ये दोनों के बीच में एक जो बल लग रहा होगा, उसके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षित का बल होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और इसी तरीके से ये ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या होगा?
ऋण आवेश इन दोनों के ऊपर भी प्रतिकर्षण होगा, और एक के ऊपर धन है और इसके ऊपर क्या है, ऋण है, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो हमको यहां से मालूम चला क्या, समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, ठीक, क्या करते हैं एक दूसरे को, समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं क्या करते हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक, आकर्षित करते हैं, ठीक है। यदि दो आवेश हैं, ठीक है, तो दोनों धन है तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण है। और दोनों आवेश ऋण हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण है। और अगर एक आवेश धन है और दूसरा आवेश क्या है, ऋण है, तो उसके ऊपर क्या होगा, आकर्षण का अनुभव होगा, ठीक। यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट हम जान लें कि आवेशों का क्या होता है, संयोग होता है। आवेशों का योग होता है। क्या होता है, योग होता है। क्लियर। जैसे किसी सिस्टम में, यहाँ पर कोई सिस्टम लिया हमने, यहाँ पर +1 आवेश है और यहाँ पर -1 आवेश है और यहाँ पर +2 आवेश है, तो इन दोनों आवेशों का योग, इन तीनों आवेशों का योग कितना होगा, हमने इसको मान लिया ये Q1 आवेश है और इसको मान लिया हमने ये Q2 आवेश है और इसको हमने मान लिया Q3 आवेश है। तो जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो 2 + -1 और +1, ठीक है, +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा होगा, ये सिस्टम जो है धनावेश बिहेव करेगा। यानी कि इस सिस्टम में क्या होगा कि आवेश इस तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से अनुभव करेगा कि उसके ऊपर संपूर्ण धनावेश है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। आवेशों का क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग होता है। क्लियर। और आवेशों का क्वांटीकरण होगा, यानी कि आवेश जो होते हैं इस तरह से होते हैं, +- Ne, ठीक। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, ठीक है। अगर प्रोटॉन है तो धनावेश है और अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऋणावेश है, ठीक। और बात करते हैं यहीं पर हम अल्फा पार्टिकल की, किसकी, अल्फा कण पर। तो अल्फा कण पर कितना होता है, अल्फा कण पर ट्वाइस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये ट्वाइस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, पॉजिटिव होते हैं। चलिए यहां पर आवेश हो गया, आवेशों के गुण भी हो गए, ठीक। अब जरा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उस न्यूमेरिकल को हमें देखना है। ये भी नहीं है, हाँ ये रहा। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर हम जानते हैं कितना होगा, अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, 2e होता है। तो Q = कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम निकालेंगे तो Q = जो हमको मिलेगा वो हम जानते हैं कितना हो गया, यानी कि 2 हो गया। और E की वैल्यू हमने रखी कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होगा। एक तो ये न्यूमेरिकल हो गया। चलो इसके ऊपर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। यानी कि सपोज कीजिए कि आवेश आपको दिया हुआ है कितना, किसी पर आवेश का जो मान है वो है 6 कूलाम। कितना है, 6 कूलाम। तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको हम ले लेते हैं 16 कूलाम का आवेश है, इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 E की वैल्यू होती है। हमको फाइंड क्या करना है, स्मॉल n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। तो n = कितना हो जाता है, Q/E। Q की वैल्यू उठाई हमने, कितनी रख दी, 16, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऊपर जो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 × 10⁻⁻19। तो इसके ऊपर अब -19 ऊपर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो जी कितना हो गया, यानी कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक। कितने हैं, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। क्लियर। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के गुण तो हो ही गए, ठीक। कूलाम का नियम, ठीक। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है जब दो आवेश होंगे उन दोनों के बीच में कुछ बल का अनुभव होगा। ये बल हमारा क्या नाम है उसका, आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो हमने क्या करा,
सपोज किया ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है प्लस Q1, इसको हमने Q1 ले लिया, इसको हमने Q2 ले लिया। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है, क्या होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि Q1 और Q2 का गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। दूसरी चीज, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्या होगा, 1/r² होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक क्या लाते हैं, हम नियतांक लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, नियतांक। तो हम जैसे ही इसके अंदर ये नियतांक लाएंगे तो नियतांक की वैल्यू होगी 1/4πε0, ठीक। Q0 या Q1 जो भी लेना है हमको, Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा, ठीक। यहां से हमको मालूम चल गया। अब देखिए, जब इसके बीच में क्या हो, वायु है, क्या है, वायु है। अगर हम यहां पर कोई माध्यम ला के रख दें, कोई माध्यम हो, जैसे पानी हो सकता है, ठीक है, तो पानी के लिए जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको F मीडियम में निकालेंगे, किसी माध्यम में जब हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है, किसी माध्यम के अंदर जब हम इसका मान निकालेंगे, क्लियर। ये जो हमारा आया वो काय में आया, वायु में आया है। जब इसके बीच में कुछ माध्यम आ जाए, कुछ माध्यम हो, जैसे सपोज किया इसके बीच में पानी रखा हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, मान लो पानी है, इसके बीच में कोई माध्यम है, तो क्या होगा, F का मान कितना हो जाएगा फिर, F मीडियम 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों आवेशों का अनुपात निकाल लें, इन दोनों आवेशों का हम अनुपात निकालते हैं, तो हमने क्या करा, F/F मीडियम कर लिया, ठीक। F/F मीडियम, यहां पर कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमने ऐसी रख दी, यानी कि इसको तो रख दिया 1/4πε0 Q0 अपॉन R², और नीचे वाले को कितना रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2 या Q1 Q2 ले ले अपॉन R²। सेपरेशन वही है, यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी वही है, लेकिन हमने क्या करा, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम लिया है वायु के अलावा, ठीक। तो उनके बीच में कुछ रेशियो निकल जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, Q1 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा यहां जो आएगा, यहां पर K और चला आएगा साथ में, क्या होगा, ε0 इंटू K होगा, ठीक। या हम इसको एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा F एयर में और किसी माध्यम में जो रेशियो होता है वो ε0 अपॉन ε K के बराबर हो जाता है, अगर हम इसको ε0 ना रखें तो, ठीक। ये हमारा रेशियो हो गया, क्लियर। अब देखिए, ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। यहां पर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल, क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। यहां पर ही देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, अरे ठीक है। अब देखिए, इसका हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज किया हमने कि दो आवेश दिए हुए थे हमको, एक तो Q1 दिया हुआ था कितना, 2 माइक्रोकूलाम का, और Q2 हमको दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलाम का। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक। ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। सपोज किया हमने इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा कितना, 0.2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, क्लियर। ये आवेश एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर रखे हुए थे, और इनके बीच में पहली बार कंडीशन क्या है, माध्यम वायु है। दूसरी बार में कंडीशन क्या है, कोई एक ऐसा माध्यम लाया गया जिसकी वैल्यू 9 है, क्या है, 9 है। तो दोनों कंडीशन में हमको क्या निकालना है, इसका बल निकालना है, ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला बल। तो सिस्टम कुछ इस तरह से तैयार हो रहा होगा यहां पर, ठीक। और ये जो हमारा यहां पर रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलाम, और यहां पर हमारा रखा हुआ है -1 माइक्रोकूलाम। कितना रखा हुआ है, -1 माइक्रोकूलाम, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, इनके बीच की दूरी है वो दी हुई है 0.2 मीटर। कितनी दी हुई है, 0.2 मीटर। तो पहली कंडीशन में जब इसके बीच में माध्यम वायु है, क्या है, इसके बीच में माध्यम वायु है, तो हमें लगने वाला बल निकालना है। तो हम जानते हैं माध्यम वायु के लिए क्या होता है, K का मान 1 होता है,
माध्यम वायु के लिए k का मान 1 होता है, तो हमने जैसी फॉर्मूला लगाया 1/4πε0, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R²। तो जरा इधर चलो, हाँ मैं यहां पर भूल गया था, 1/4πε0, 1/4πε0 का मान जो होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक। 1/4πε0 का मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो है इसके बीच में बल निकालना है, सिस्टम के बीच में। तो देखिए जब हम इसका बल काउंट कर रहे होंगे, इनके बीच में लगने वाला बल, तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 की जगह कितना रख देंगे, 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶। माइक्रोकूलाम को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 का मल्टीपल कर देते हैं, और यहाँ पर कितना रखा हुआ है, 1 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम हो गया ये। और नीचे जो इनका बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से जब हम पावर ऐड करेंगे तो 10⁻12 हो चुकी है, और 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 9 दूनी 18, 10⁻−12, और -12 में से 9 गया तो कितनी बचेगा, 10⁻3 बचेगा, काय का, माइनस का, अपॉन 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 × 0.2 कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, और 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, तो ये कितना हो गया, 4.5, और ऊपर कितना हो गया, 10⁻³ × 10⁻², ठीक। तो यहां पर बचा 4.5 × 10⁻⁻1, क्या बचेगा, -1। आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, ठीक है। -1 को नीचे लेके आएंगे तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, -1 नीचे आएगा, 0.01 और बचेगा, तो इसके बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, 0.45 न्यूटन का बल इसके बीच में लग जाएगा, ठीक है। देखिए जब दो आवेशों के बीच में हम कोई बल लाते हैं, दो आवेशों के बीच में कोई हम माध्यम लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बल का मान घट जाता है, बल का मान घट जाता है, ठीक। तो ये पहली कंडीशन का हो गया, किसका हो गया, पहली कंडीशन हो गई, इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ये बल हमने यहां से निकाल लिया, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए हमें किसी माध्यम में लेके आना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.9 है, क्या है वो, 9 मीटर है, के की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 9 है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, f का मान जब हम इसमें से निकाल के ला रहे होंगे, ठीक, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 × k, और ये कितना हो गया हमारा, Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम यहां से जरा देखें, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। माध्यम तो मतलब माध्यम ही तो अलग हुआ है, आवेश तो उतनी ही दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या होगा, 1/k और मिल जाएगा। और देखिए 1/4πε0 की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि एफ मीडियम इसको ले लें, क्या ले लें इसको, एफ मीडियम, ठीक। यहां से हमारा हो गया एफ मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एयर अपॉन के। तो हम क्या करेंगे, एफ मीडियम ऐसे ही रहने देंगे और एफ एयर की वैल्यू उठा के रखा लेंगे, कितनी, 0.45 अपॉन 9, 9 × 9, 9 × 5 45 होते हैं, ठीक है। कितना हो गया, एफ मीडियम, ठीक। तो यहां से कितना मिला हमको, 0.5 न्यूटन का बल इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो 0.5 नहीं, जरा इसको देख लो, कहानी और अलग आएगी, कहानी कुछ और आ जाएगी, गलत हो जाएगा, क्या फायदा आंसर, ठीक है। यहां से देखिए ये 0.45 था, अपॉन पॉइंट हटा के 2 0 और बढ़ा लिए, और 9 यहां पर पहले से मौजूद था, तो 9 × 5 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 5/100 करेंगे, 5/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 न्यूटन। यानी कि इसका मतलब मालूम चला, जब हम दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम लाते हैं, जब हम दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम लेके आते हैं, तो उस पर क्या होता है, आवेश का यानी कि बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि बल का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, बल का मान सबसे ज्यादा वायु में होता है, ठीक है, जब माध्यम वायु हो, और इसके बाद में कोई भी माध्यम आएगा तो उसमें क्या होगा, बल का मान घट जाएगा, ठीक। जैसे बल का मान हमने घटाया, बल का मान कहां पर था, यहां से देखिए हमने क्या किया, ठीक, यहां पर हमारा जो मान आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है आवेश जो है, ठीक है, दो आवेशों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा बल का मान उतना ज्यादा होगा,
ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना बल का मान ज्यादा होगा, और दो आवेशों के बीच में अगर परावैद्युतांक आ जाए, ठीक, तो इसका मतलब है परावैद्युतांक का मान जितना ज्यादा होगा बल का मान उतना कम होगा। क्लियर हो गया? यहां पर हमारा वैद्युत बल हो गया खत्म। ठीक, तो फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक, चलिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हम समझते हैं। तो अब देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में कुछ नहीं है। ठीक है, हमको क्या देखना है कि F इजिकल टू कितना होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम है। यहां पर एक तो बल हमारा क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि होता है। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहां पर एक आवेश रख लिया और यहां पर एक आवेश रख लिया प्लस Q, और यहां पर रख लिया हमने प्लस Q2। एक जगह Q1 और एक जगह हमने Q2 आवेश रख लिया। तो देखिए ये दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। कैसे हैं? समान प्रकृति के आवेश हैं। समान प्रकृति के आवेश। ठीक है, यानी कि समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, दूर की तरफ भगा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि सपोज करो ये वाला आवेश है, इस पर कुछ बल लगा रहे होगा इधर की तरफ। ठीक, और ये Q1 इसकी तरफ कुछ बल लगा रहे होगा इधर की तरफ। ठीक, क्यों लगा रहे होगा? क्योंकि इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं? धन से निकलती हैं, और कहां पर खत्म होती हैं? ऋण की तरफ खत्म होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमारी कुछ इसके अंदर से निकल रही होंगी। ठीक, हमने दिखा दिया कि वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं, और ये भी क्या हो रही हैं? इस तरह से निकल रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के पास जब आ रही होंगी, ठीक है, और ये भी क्या है? समान है, तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे को दूर की तरफ फेंकेंगी। क्या करेंगी? एक दूसरे को दूर की तरफ फेंकेंगी, तो यानी कि इधर की तरफ आ रही होंगी कुछ, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से इस पर निकल रही होंगी। तो 1 की वजह से 2 पर जो बल होगा वो कितना होगा? F12 होगा। ठीक है, और 2 की वजह से जो 1 पर बल होगा तो वो कितना होगा? F21 होगा। ये दोनों क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, यानी कि F21 का मान बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। किस पर? F21 पर। और F21 का मान किस पर होगा? F12 पर। ठीक, तो क्या कर रहे होगा? एक की दिशा होगी हमारी, इसका यूनिट वेक्टर होगा R12 का। यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R12। ठीक, इसी तरीके से इसका होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर के कंडीशन में ये चलेंगे, इनकी कुछ दिशा होगी, ये एक दूसरे को दूसरे की तरफ लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसका कूलाम का नियम निकालना होगा, यानी कि F12, तो हमने लिया कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या करेंगे? Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या है? इनका कुछ यूनिट वेक्टर होगा R12। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से क्या होगा? F21 पर कुछ बल लगा रहे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा? R21 का कैप। अब हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर लाके इसके अंदर रख देंगे। तो जैसे ही हम इसका यूनिट वेक्टर लाके इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो गया? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यूनिट वेक्टर जैसे ही हटाते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? R21, यानी कि R12 का वेक्टर, और ये कितना हो गया हमारा? R12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली कितना होगा? F21 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 वेक्टर। और जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, वेक्टर फॉर्म हम इसका लिखना चाह रहे हैं, ठीक, तो देखिए R12 क्या हो जाता है हमारा, यानी कि अगर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे? इसका मॉड लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इस आर वेक्टर की जगह हम इसको लाके, आर यूनिट वेक्टर की जगह लाके इसको रख देंगे। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या बताता है कि कूलाम के नियम से यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो जाता है इसके ऊपर। यानी कि क्या लगता है? न्यूटन का
तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, इसका ये पालन करता है। ठीक है, यानी कि जितने बल से ये, जितनी बल से इसके ऊपर बल लगा रहा है उतने ही बल से ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। इसको बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखिए, जब एक ही आवेश पर कई आवेश बल लगाएं तो उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, यानी कि हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमने सपोज किया कि यहां पर कोई आवेश हमने लाके रख दिया, ठीक, और यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, इस तरह से डॉट 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 करके अनेकों आवेश रखे हुए हैं। तो हमने मान लिया कि इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है और इसका आवेश क्या है, Q3 है। इसी तरीके से ये वाला आवेश कितना है, Q4 है। इसी तरीके से ये कितना है, Qn है। अब ये क्या है, एक सिमेट्रिकल वे में भी हो सकते हैं, एक असिमेट्रिकल वे में भी हो सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल फॉर्म में हो सकते हैं, सर्कुलर कह रहा हूँ, सर्कुलर में भी ट्रायंगल बना लेते हैं, और तुम्हारा वर्गाकार में भी हो सकते हैं, आयताकार में भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर ये रखे हो सकते हैं। शर्त ये है कि Q2 भी Q1 पर आवेश लगा रहा है, Q3 भी Q1 पर आवेश लगा रहा है, Q4 भी Q1 पर आवेश लगा रहा है, इस तरह से Qn भी किस के ऊपर लगा रहा है, Q1 के ऊपर। अच्छा, ये कंडीशन खास Q1 के लिए नहीं है, Q2 पर सारे आवेश लगा रहे हो, सारे आवेश जो है Q2 पर बल लगा रहे हो, इसी तरीके से सारे आवेश Q3 पर बल लगा रहे हो। तो हमने सपोज किया कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से Q1 और Q2 का बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, और यहां से Q1 और Q3 का कुछ डिस्टेंस होगा, इसी तरीके से Q1 और Q4 का डिस्टेंस होगा, इसी तरीके से डॉट 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 करके Qn का कुछ डिस्टेंस होगा। किसी भी फॉर्म में ये रखे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज करते हैं ये दोनों ही सब के सब क्या है, धनावेश हैं। क्या है, धनावेश है। तो इनके ऊपर कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप से क्या होगा, Q1 Q2 के ऊपर कुछ बल लगा रहे होगा, और Q2 Q1 के ऊपर कुछ बल लगा रहे होगा। इसी तरीके से ये इसके ऊपर बल लगा रहे होगा, 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 इसी तरीके से ये इसके ऊपर कुछ बल लगा रहे होगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने ले लिया R12, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने ले लिया R13, इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने ले लिया R14। इसी तरीके से ये कितना था, R1n हो जाएगा। 1 के ऊपर सारा बल की कंडीशन निकाल रहे हैं, यानी कि 1 के ऊपर जितना भी बल लग रहे हैं वो सब एक ही आवेश के ऊपर लग रहे हैं, जिसका नाम है Q1। इस Q1 आवेश के ऊपर सारे बल लग रहे हैं। ठीक, अध्यारोपण का, अरे क्या कर दिया, चलो ठीक, इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। और ये क्या हो सकता है, ये खाली खास कंडीशन Q1 के लिए नहीं है, Q2 के लिए भी हो सकती है। ठीक, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, यानी कि हमने किसके बीच में लिया, पहले लिया हमने Q1 और Q3 के बीच में, तो यहां पर कुछ बल लगा रहे होगा F13, और इस पर कुछ बल लग रहे होगा F31। ठीक, इसी तरीके से यहां पर कुछ बल लग रहे होगा F21, यहां पर कितना होगा F12, यहां पर इसी तरीके से कितना होगा F14 होगा, और यहां पर कितना होगा F41 होगा, इसी तरीके से यहां पर कितना होगा F1n होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा Fn1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कंडीशन क्या कहती है कि अध्यारोपण का सिद्धांत है कि एक ही आवेश पर सारे आवेश बल लगाएं। जब एक ही आवेश पर सारे आवेश बल लगाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको पालन करता है वेक्टर वाली फॉर्म। ये बल के लिए भी हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। ठीक, तो यहां पर जो बल लिख रहेगा, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, F1 पर निकाल रहे हैं, तो F1 पर कितना हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है, प्लस डॉट 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 F1n। ठीक है, इसी तरीके से जब हम F2 के ऊपर लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा F2, तो यहां पर कितना हो जाएगा F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस डॉट 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 F2n। इसी तरीके से बहुत आगे तक ये जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर ये ही बल 3 आवेश के ऊपर लग रहे हो, कितने आवेश के ऊपर लग रहे हो, 3 आवेश के ऊपर। सपोज करते हैं, देखिए जब हमारे बल कितने हो, 2 यानी कि 3 हो, यहां पर हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया, और यहां पर हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक यहां पर प्लस क्यू आवेश लिया, और एक हमने यहां पर प्लस क्यू आवेश ले लिया। ये तीनों आवेश प्लस क्यू लगा रहे हैं, प्लस क्यू। किसी एक के ऊपर हम बल लगा देंगे तो हमने यहाँ पर Q1 रख दिया, यहाँ पर Q2 रख दिया, और यहाँ पर हमने Q3 रख दिया। समान आवेश है या समान, मतलब इनका परिमाण समान है या भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आती है वेक्टर की कंडीशन। कौन सी आती है, वेक्टर।
ठीक। तो यहां पर जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। ठीक। और दूसरी होती है इनकी दिशा निकालनी है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र के लिए निकालेंगे तो सारी कंडीशन F की जगह कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी, और यानी कि F की जगह कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, और F1 F2 की जगह कितना हो जाएगा, E1 और E2। तो ये होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसके बाद में हम चलते हैं किसके ऊपर, वैद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता। ठीक। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता क्या चीज है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक परीक्षण आवेश लेते हैं हम, एक हमने सोर्स चार्ज लिया पहले, ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र बनने होगा, कुछ वैद्युत बल रेखाएं इधर निकाल ले होगा, कुछ 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 इधर निकाल ले होगा। तो ये क्या कर लेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। क्या बना लेगा, एक वैद्युत क्षेत्र। जब हम इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसके अंदर जैसे ही हम इसको लेके आएंगे, ठीक है, तो इसके बीच में कुछ बल का अनुभव होता है, कुछ बल का अनुभव करता है ये, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। रही बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर बल तथा दोनों के बीच में, यानी कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बारे में देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई एक परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश है, जिसका मान है पॉइंट वो 0 प्लस 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसको यानी कि 4 माइक्रो कूलाम के क्षेत्र में लाया गया। कितने में लाया गया, 4 माइक्रो कूलाम के क्षेत्र में। तो ये इसके ऊपर कुछ बल का अनुभव कर रहा है, मान लो इसके ऊपर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो पूछ लेगा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमें क्या देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, यानी कि इस परीक्षण आवेश का मान रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना है, इसका मान नहीं रखना है, हमें परीक्षण आवेश का मान रखना होगा। किसका रखना होगा, परीक्षण आवेश का। तो हम जैसे ही इसके परीक्षण आवेश का मान रखेंगे इसके अंदर ला के, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी होगी वो किससे निकालेंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। ठीक, यानी कि हमको काय का मान रखना है, एक तो इसका लेना है और एक इसका लेना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो गया, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मान कितना दिया है 4, और इसका मान कितना दिया है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब ये कितना हो गया, E 4 का मान यानी माइक्रो कूलाम रखा तो कितना हो गया 10 की घात -6। इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि E का मान कितना हो गया 2 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर उत्पन्न हो रहा होगा। चलो अब देखते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र के बाद में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आती है। क्या आती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश लिखा है कहीं, नहीं लिखा है, ठीक है साहब। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो उसी पर देख लेते हैं, यहीं पर ही कहीं देख लेते हैं। ठीक, एक हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हम क्या करेंगे, यहां पर हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू चार्ज,
इससे हमने r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश लाके रख दिया, ठीक, प्लस क्यू नॉट। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर। यहाँ धनावेश रखा हुआ है, धनावेश के कारण बिंदु P यहां पर हमने मान लिया, ठीक, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो दूरी है वो है स्मॉल r दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो धनावेश के कारण जो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे होगा इस बिंदु P पर, कहाँ उत्पन्न हो रहे होगा, बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ इसके ऊपर कुछ वैद्युत क्षेत्र लग रहे होगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल, ठीक है, क्या करेंगे, कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो F इजिकल टू कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, तो लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक समीकरण बना लिए, इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, ठीक। क्या करेंगे, दोनों का मान हम रख लेंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों का मान इसके अंदर पुट करेंगे, इन दोनों के अंदर जैसे ही पुट करेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, E, और F का मान हम उठा के जी रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, और नीचे कितना रखेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक। यहां से हम कुछ निष्कर्ष निकाल लें, तो हम डायरेक्ट जो निष्कर्ष निकालेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परीक्षण आवेश के नहीं है, परीक्षण आवेश के नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर ही नहीं करती है, ठीक है, बिंदु आवेश पर निर्भर करती है। दूसरी चीज, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r स्क्वायर के, ठीक। और अगर हम E और r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींच देंगे तो कितना होगा, जब कोई चीज, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो वो कहाँ जाती है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती है। ग्राफ उसका कैसा होगा, ग्राफ उसका कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और अब जब हम 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींच देंगे, E और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो ये एक सरल रेखा हो जाता है, क्योंकि ये पूरे टर्म को हमने क्या करा, एक कंबाइंड टर्म बना लिया, ठीक, एक कंबाइंड टर्म बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होगा वो कितना होगा, ठीक साहब, हमें इसके ऊपर क्या देखना है, न्यूमेरिकल देखना है साहब, न्यूमेरिकल, चलो भैया ये रहा, एक वैद्युत दूसरी ये भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, ठीक साहब। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहां से देखें, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मीटर की दूरी मिल गई, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक साहब, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ कूलाम कितना दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R कितना दिया हुआ है, 1 मीटर की दूरी दी हुई है, ठीक, 9 इंटू 10⁻⁹ संख्या कितनी दी हुई है, 1, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक, यानी कि 9 इंटू 1.6 हो गया, और 10 की घात 9 में से 19 गया तो 10 की घात -10 बचा, 9 पंजे 45 होते हैं, 6 निम 54 होते हैं, तो ये 4 हो गया, 9 एकम 9 और 5 हासिल का कितना हो गया 14, यानी कि 114.4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम, या फिर हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलाम।
ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारी निकल के। ठीक, अब जरा चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम पहले यहां पर अच्छी और निरक्षीय समझेंगे। तो अच्छी और निरक्षीय होती क्या है, पहले समझ लें वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर 2QL। ठीक है, ये होता है। असल में वैद्युत द्विध्रुव होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। एक ऋण होता है और एक धन होता है, यानी कि -Q और +Q। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो 2L होता है। और अप्रोक्सीमेट इसको नापते हैं हम एंगस्ट्रम के अंदर। बहुत छोटी दूरी होती है, जैसे Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो ये प्लस माइनस जो है यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसकी दिशा कहाँ होती है? ऋण से धन की ओर होती है। तो P इक्वल टू कितना हो गया? Q इंटू 2L हो जाता है। P इक्वल टू 2QL हो जाता है। अब हमें निकालना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छी स्थिति लेनी है। ठीक है साहब, तो अच्छी स्थिति जब लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति लेनी है हमको। कौन सी स्थिति लेनी है? अच्छी स्थिति लेनी है। अरे कैमरा हिल गया यार। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है? देखिए हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। ठीक, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ठीक है, एक जगह -Q रखा होगा और एक जगह +Q रखा हुआ है। ठीक, यानी कि हमने सपोज किया यहां पर -Q आवेश रखा हुआ है। कितना? -Q आवेश रखा हुआ है। और यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है? +Q आवेश रखा हुआ है। यहाँ +Q है और यहाँ -Q है, ये रखा हुआ है। इसके केंद्र से इसी की एक्सिस में जब लेते हैं कोई बिंदु, इसी की एक्सिस में कोई बिंदु ले लेंगे, इसी के अक्ष में, तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति कारण। तो इसके केंद्र से r मीटर चले जाएं, ये हो गया r मीटर। यहां पर हमने बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया हमने? यहां पर बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु P पर। ठीक है, तो देखिए इसका कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज कि ये केंद्र से यहां से L होता है और यहां से ये L होता है। पूरी दूरी जो होती है इसकी 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है। केंद्र O से r मीटर की दूरी पर ले जाए। यहां पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रख लिया हमने। ठीक, इस बिंदु P पर अब देखिए क्या होगा, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे? धनावेश के कारण। ठीक है, धनावेश के कारण निकालना है हमको। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कहां होती है? बाहर की ओर होती है। कहां होती है? बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण। और ऋणावेश के कारण कहां होती है? अंदर की ओर होती है। तो हमने ये ऋणावेश के कारण ले लिया। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान मिल गए। हमने सपोज किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 धनावेश के कारण है और E2 जो है वो ऋणावेश के कारण है। बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी? E1 प्लस E2 हो जाएगी। E1 प्लस E2 हो जाएगी। ये कहानी पूरी समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए धनावेश से जो दूरी होगी, धनावेश से जो दूरी होगी वो कहां से होगी? यहां से लेके और यहां तक कुछ दूरी हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इस r में से l को कैंसिल कर देंगे। तो ये कितनी हो गई? r माइनस l हो गई। और ऋणावेश के कारण जो दूरी होगी बिंदु P की वो कहां होगी? यहां होगी। तो हमने क्या लिया? इसको r प्लस l रख लिया। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। थोड़ी देर के लिए हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब धनावेश के कारण E1 है तो बिंदु आवेश का फॉर्मूला यहां लग जाएगा। तो धनावेश के कारण जो हो जाएगी E1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू। अब धनावेश के कारण हमने लिया है प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन, अब इसके बीच की दूरी देख लें कितनी है, ये रही आर माइनस एल है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यों हो गया, बिंदु आवेश के कारण हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऋण आवेश के कारण हमने कितनी ली है, E2 ली है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऋण आवेश है तो माइनस क्यू लेकर चलेंगे, तो कितना हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता, तो E1 और E2 के मान इसके अंदर उठा के रख देंगे। तो हम जैसे ही E1 और E2 के मान उठा के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर। ठीक साहब, यहाँ पर कितना हो गया माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया साहब। ये सारी कंडीशन हो गई। जो टर्म कॉमन मिल रहे हैं उनको कॉमन ले लिया हमने, जो टर्म कॉमन मिल रहे थे वो ये थे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन थे हमने कॉमन ले लिए। 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, इनका कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद में गुणा बड़ा कर देना है इनका। तो हम जैसे ही गुणा करें तो इसके अंदर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके आएंगे और इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो टर्म प्लस के हैं वो तो माइनस के हो जाएंगे, और जो टर्म माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस RL। नीचे में क्या बचेगा, नीचे में ये बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस 2RL, ये तो प्लस का है ना भाई, ये प्लस का टर्म आ रहा है इधर। 2RL कितना हो गया 4RL हो गया, कितना हो गया 4RL हो गया भैया, कितना हो गया 4RL। ठीक है साहब, तो ये हमको मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2RL कितना हो गया 4RL हो गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब 2 × 2 होता है, इसको 4 लिख लेंगे, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिया है और ये क्या कर दिया, इसको लिख देंगे हम, इसको अभी हटाता हूं मैं, इसको Q को यहाँ से, अरे इसको ऐसे ही लिख लें, हटो, इसको हम लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिख लें 2R × 2QL, तो बन जाएगा हमारा 4RQL, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2R × P, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके होगा, L के होगा। जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L के हो जाता है तो L को हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, L को हम जैसे ही 0 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P × R अपॉन R की पावर 4 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई न्यूटन पर कूलाम, अच्छी स्थिति में आ गई भैया। अब अच्छी के बाद में काय में निकालनी है हमें, निरक्षीय में। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव हमने बनाया, निरक्षीय स्थिति क्या चीज होती है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए सपोज करते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, 2L लंबाई का, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश है और यहाँ पर एक माइनस Q आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर एक कोई आवेश रखा हुआ होगा और एक कोई आवेश यहाँ रखा हुआ होगा, तो हमने इसको नाम दिया -Q और एक +Q। अब निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इसके केंद्र से R मीटर दूरी पर चले जाएं। कहाँ चले जाएं, इसके केंद्र से R मीटर की दूरी पर। ये हमने इसका केंद्र ले लिया और इस केंद्र से R मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, R मीटर की दूरी पर। तो हमने क्या किया, इसकी दूरी R ले ली, यहाँ से जो दूरी होगी द्विध्रुव की वो कितनी होगी L होगी, और यहाँ से कितनी होगी L होगी। ठीक
यहाँ पर कोई बिंदु P रख लिया हमने, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए जब हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होंगे तो कुछ दूरी पर ये बनाएगा और कुछ दूरी से यहाँ पर ये दूरी पर स्थित होगा। यहाँ पर बिंदु P है तो हमें क्या करना है, धनावेश के कारण निकालेंगे पहले। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है, ये होगी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कुछ घटक बन जाएंगे, यानी कि धनावेश के कारण एक तो होगा इसका क्षैतिज घटक और एक इसका होगा ऊर्ध्व घटक, ये रहा इसका ऊर्ध्व घटक हो गया, ठीक है, और एक इसका होगा ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है, तो हमने ये ले लिया। अब इसका कोई क्षैतिज घटक होगा और इसका कोई ऊर्ध्व घटक होगा, ठीक है, यानी इसका एक क्षैतिज घटक है और इसका एक ऊर्ध्व घटक है, ठीक, यानी कि ये हो गया हमारा E1 साइन थीटा और ये हो गया हमारा E2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में हो जाएंगे, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो है एक ही दिशा में है बिंदु P पर, ठीक। इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। सपोज कर लिया ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही दिशा में होने, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर है परिमाण में, लेकिन विपरीत दिशा में है, क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता मिलेगी हमें वो किस वजह से मिलेगी, यानी कि E बराबर मिलेगा हमको, E बराबर क्या मिलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा हम यहाँ से ले लें कॉमन, कॉस थीटा हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। और कॉस थीटा हम जानते हैं कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर हम ये वाला एंगल थीटा लें तब भी आधार हमारा कितना L है, अगर ये एंगल ले ले तब भी कितना L है, और कर्ण हमारा कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाता है हमारा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा की दोनों की दूरियां कितनी है, बराबर है, धनावेश के कारण भी बराबर है और ऋणावेश के कारण भी बराबर है, तो इनका परिमाण क्या होगा, इनका परिमाण भी समान होगा, यानी कि मोड ऑफ E1 बराबर होगा किसके, मोड ऑफ E2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हमको सपोज कर लिया हमने ये E डैश हो गया, क्या हो गया E डैश, तो E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि बिंदु P पर जब हम परिमाण निकालेंगे, बिंदु P पर जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक, तो कितना हो रहा है, E1 E2 सब बराबर हो गए, तो E बराबर कितना हो गया, ट्वाइस E डैश कॉस थीटा, ये हो जाएगा, हमने इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक। जब हम इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं उसके बाद में हमको क्या मालूम चलता है, ठीक, यानी कि ये हमारा कितना था, ये हमारा हो गया E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, कितना E1 साइन थीटा हो गया यहाँ पर, अरे क्या है भैया, E1 साइन थीटा, ठीक। यानी कि क्या हुआ, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही मतलब बराबर और विपरीत दिशा में होने की वजह से खत्म हो गए, और E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा क्या हो गया, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो गया, जुड़ गए, इनका परिमाण दोनों का क्या है, एक जैसा है। अब हम क्या करेंगे, E डैश जब हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हमको E डैश का मान निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला लगा देंगे, तो E डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लेंगे, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो E डैश हमको कितना मिल जाएगा, E डैश मिल जाएगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मिल जाएगा। E का मान हमने यहाँ से निकाल लिया और cos थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लें, तो ये हो गया cos थीटा और ये हो गया हमारा E डैश। इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में हम जैसे ही इसको रखेंगे तो E बराबर कितना हो रहा है हमारा, ट्वाइस E डैश कहेंगे, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे 2 और ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया E डैश, तो ये हो गया हमारा Q, ठीक है, और यहां पर हमारा कितना है, cos थीटा की जगह L स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां से मिलेगा हमको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL,
ठीक, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई, 1/2 और 1/2 और 1 कितना हो गया, 1/2 और 1 हो जाता है हमारा कितना, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो गया हमारा 3/2। ठीक है, और वी नो डेट पी इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस क्यू एल होता है। ठीक है, तो हम यहां पर रख देंगे तो ई इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि आर जो होता है बहुत बड़ा होता है एल से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे यहां पर, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल, देन अप्लाई एल इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जैसे इसके अंदर रखेंगे तो ई की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर, और ये हो गया हमारा स्क्वायर, यहां से बचेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये आ गई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहां पर देख लें कि अच्छी स्थिति में तो ये आ गई, और निरक्षीय स्थिति में कितनी होती है, यानी कि ई अच्छी स्थिति में कितनी है, ई अच्छी स्थिति में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब। ठीक, और ई निरक्षीय में कितनी होती है, ई निरक्षीय में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये हो गया। अगर हम इसके बीच में संबंध निकालेंगे तो ई अच्छी है बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि ये हो गया 2, और यहां पर हम जैसे ही रख देंगे तो ये हो जाएगा ई निरक्षीय, क्या हो जाएगा, ई निरक्षीय। ठीक, ई निरक्षीय, ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छीय और निरक्षीय में संबंध का सूत्र। ठीक है, अब आपको दे दे कि ई अच्छीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2 न्यूटन पर कूलाम, कितनी है 2 न्यूटन पर कूलाम, तो ई निरक्षीय में कितनी होगी, हमको क्या निकालना है, ई निरक्षीय निकालना है कितनी होगी। तो हम अच्छीय चाहे तो उसका पूरा फॉर्मूला रख के निकालें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, ये वाला संबंध हमको पता होगा तो हम क्या करेंगे, ई निरक्षीय निकालना है, ये वाला मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 बराबर 2 ई निरक्षीय कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई निरक्षीय कितना आ गया हमारा 1 न्यूटन पर कूलाम आ गया। ये रही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी निरक्षीय में संबंध का सूत्र हो गया। ठीक, अब जरा चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है साहब, तो देखिए हम क्या करेंगे इस स्थिति में कि बिंदु जो है हमारा ना तो अच्छीय पर होगा ना निरक्षीय पर होगा, फिर कहाँ होगा, ई अच्छीय पर भी नहीं होगा और ई निरक्षीय पे भी नहीं होगा। तो ठीक है चलते हैं, तो देखिए यहां पर क्या होगा हमारा, सपोज कीजिए पहली कंडीशन में तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है, अब क्या हुआ वैद्युत द्विध्रुव को हमने घुमा लिया थोड़ा सा, ऐसे लिया है, ठीक, ये रहा हमारा, तो यहां पर क्या हो गया, यानी कि ये हमारा कुछ आवेश होगा माइनस क्यू, ये हमारा कुछ आवेश होगा प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये घूम गया कुछ एंगल पर, हमने इसको घुमा लिया, ये एंगल घूमने वाला जो है हमारा थीटा है, क्या है थीटा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक हमारा हो जाएगा अच्छीय और एक हो जाएगा हमारा निरक्षीय। ठीक है, तो हमारा जो लिया हमने ये बेस है, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु P स्थापित कर लिया है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो बेस से ये एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो गया, बेस से जो एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है cos थीटा। ठीक, यानी कि ये जो अच्छीय वाला सिस्टम होगा ये, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा E, अच्छीय को मैं काम करता हूं, ठीक है, यहां पर देखिए EP, यानी कि ये जो है हमारा E, ठीक है, ये चला जाएगा हमारा EP हो जाएगा, क्या हो जाएगा EP। ठीक है, यानी कि किसकी वजह से, अच्छी की वजह से, किसकी वजह से, अच्छ की वजह से, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो हम वर्टिकल कंपोनेंट इसको बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा E निरक्षीय हो जाएगा। ठीक है, और EP जो है हमारा EP, ये रिप्रेजेंट करेगा E cos थीटा को, किसको, E cos थीटा को, और E दूसरा जो है हमारा E निरक्षीय, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, E sin थीटा को।
ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में ये बन चुका है, वेक्टर फॉर्म में ये बन गया, तो वेक्टर फॉर्म में बनने के बाद में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, हमने यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। एक तो होगी अक्षीय में, एक होगी निरक्षीय में, इसका कोई परिणामी होगा, ठीक है। यहाँ से हम एंगल ले लेते हैं फाई, तो ये हो जाएगा तो हमारा क्या, ई हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, अक्षीय वाला, और ये क्या हो गया, ई निरक्षीय हो गया। हिंदी में डाल देता हूं मैं, ठीक। ये तो हो गया ई अक्षीय, और ये हमारा क्या हो गया, ई निरक्षीय हो गया। क्या हो गया, ये वाला ई निरक्षीय हो गया, और वो कितना हो गया, ई अक्षीय हो गया। तो ई अक्षीय और ई निरक्षीय, ठीक। ये हमारा फाई हो गया। यहां पर हम इसके वेक्टर शिफ्ट करेंगे, तो वेक्टर शिफ्ट जैसे ही करेंगे तो टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब में क्या चला जाएगा, ई निरक्षीय चला जाएगा, और आधार में क्या चला जाएगा, ई अक्षीय चला जाएगा। तो यहां से हम इसकी दिशा निकाल लेंगे। अब बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई अक्षीय प्लस ई निरक्षीय। ई अक्षीय जैसी लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू ले लेंगे। ये अक्षीय में दी तो जा रहा है ना, एक्सियल कंडीशन में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ई निरक्षीय हमारा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये जा रहा है, ठीक है। तो ई निरक्षीय जो होगा वो कितना हो जाएगा, ई निरक्षीय में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और यहां पर कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ संबंध आ गया, ठीक है, किसके बीच में, ई अक्षीय और ई निरक्षीय के बीच में। ये आया हमारा कुछ फॉर्मूला, ठीक। यहां से अब हमको क्या करना है, यहां से कुछ नहीं करना है, अब हमको इसकी वैल्यू उठा के रखनी है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण जब हम निकालते हैं वेक्टर कंडीशन में तो क्या करते हैं, इन दोनों का परिणाम निकालना है तो इसको अंडर रूट में डाल देंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर, ये तो मिलेगा हमको कॉमन, क्या मिलेगा, कॉमन, और ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यहां पर बचेगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहां बचेगा, ठीक। अब ये तो हमारा जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो हम इसको यहीं तक रहने दें, या फिर हम और इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करेंगे तो दिक्कत ज्यादा है, हमें ये ज्यादा याद रहेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा न्यूटन पर कूलाम। अब बात करनी है हमें इसकी दिशा निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी दिशा निकालनी है। तो देखिए हम इसकी दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, दिशा निकालनी है हमें इसकी, क्या निकालनी है, दिशा। तो इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। अब हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे ये फॉर्मूला है, tan फाई इज इक्वल टू ई अक्षीय यानी कि tan फाई, ई निरक्षीय, निरक्षीय में कितना है हमारा, अक्षीय में ये है, निरक्षीय का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। एक तो हमने ये फॉर्मूला इसके अंदर रख दिया, और ई अक्षीय वाला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बच जाएगा दिशा का वो इतना बचेगा, ई इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा। और ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ फाई चलेगा, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ तो थीटा चलेगा, और यहाँ हमारा फाई चलेगा, ये रहा tan फाई, ठीक है, यहाँ हमारा tan फाई चलेगा, क्लियर। चलो अब हमारा ये क्या चल रहा है, tan फाई चल रहा है, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक, ये हमारी आ गई दिशा का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर लगभग चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, लगभग हमारा फिनिश हो गया है। अब हमको देखना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये ज्ञात करना है हमें। एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है और उसके अंदर हम एक द्विध्रुव को रखेंगे। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम जैसे ही द्विध्रुव को लाते हैं तो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है जो उसको घुमाता है। ठीक, यानी कि हमने क्या करा, एक वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर लाके रख लिया। और वैद्युत द्विध्रुव भी लाके रखो भैया, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर लाके रखा। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा, एक बल इसको विपरीत दिशा में लेके जाएगा, एक बल इसको वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके जा रहे होगा और एक बल इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे होगा। ठीक, यहां पर हमने क्या करा, इसको आवेश दे दिया, यहां पर हमारा माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश, और यहां पर हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। अब इसके ऊपर क्या करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण क्या होता है, टॉय बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों की लंबवत दूरी। अब इसमें लंबवत दूरी देखनी है, कहां है, इसमें लंबवत दूरी देखनी है। देखिए ये दूरी तो इसकी 2L हो गई, क्या हो गई, 2L। ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो लंबवत दूरी ये होगी ना, ये इसकी लंबवत दूरी होती है। क्या होती है, लंबवत दूरी। ठीक, यहां से ये कुछ एंगल बना लेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी ये होगी ABC, हमने इसको नाम दे दिया। अब हमें लंबवत दूरी BC निकालनी है। क्या निकालनी है, BC। ठीक है, तो जानते हैं BC निकालनी है, लंब निकालना है, कर दिया हुआ तो साइन थीटा का फॉर्मूला चुपचाप ला रख देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना है BC, और कर्ण कितनी है हमारी 2L। तो यहां से BC जो है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा के। ठीक, एक बल इसको पीछे की तरफ और एक बल इसको आगे की तरफ लेके आ रहा है साहब। एक बल इंटू दोनों बलों की लंबवत दूरी हमें निकालनी है। तो एक बल कितना हो गया, इसका F हो गया, दोनों बलों की लंबवत दूरी कितनी हो गई, BC हो गई। F पर इंटू कितना हो गया, BC की जगह कितना रखेंगे, 2L साइन थीटा रख देंगे। तो ये हो गया हमारा टॉय। ठीक है, अब हम बल का मान निकालना है, हमको काय का मान निकालना है, बल का। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र और बल का संबंध जो होता है वो होता है E बराबर F अपॉन Q होता है। क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q। तो यहां से हम F का मान जब कैलकुलेट करके लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, E इंटू Q हो जाएगा। तो टॉय बराबर कितना मिल गया हमको, EQ इंटू 2L साइन थीटा। अब हम जानते हैं इस 2QL को कितना रख सकते हैं, इस 2QL को हम रख सकते हैं P। क्या रख सकते हैं, P, क्योंकि P इजकल टू कितना होता है, 2QL होता है। तो यहां से टॉय इजकल टू कितना हो जाएगा, EP साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। P का मात्रक रखा हमने तो कूलाम मीटर, कूलाम से कूलाम कट गया तो टॉर्क तो हमेशा क्या होता है, न्यूटन मीटर ही होता है। और न्यूटन मीटर को और चेंज करना चाहें तो इसका दूसरा यूनिट ये हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि टॉर्क क्या है, एक वर्क है, और वर्क क्या होती है, एनर्जी। तो वहां पर यही फॉर्मूला मिलेगा आपको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अगर हम डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो ML2T-2 हो जाती है इसकी विमा। ठीक, अब बात आती है ये टॉर्क जो है यानी कि बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण। ठीक, तो बल आघूर्ण किस पर निर्भर कर रहा है, साइन थीटा पर। तो यानी कि अगर हमें टॉय मैक्सिमम निकालना है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए टॉय मैक्सिमम। तो टॉय मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, PE साइन 90 हो जाएगा। PE कितना हो जाएगा, PE साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अधिकतम मान जो होता है टॉय मैक्सिमम का वो कितना होता है, PE। और न्यूनतम मान के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो टॉय मिनिमम कितना हो जाएगा, टॉय मिनिमम हो जाएगा हमारा PE
साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, मतलब 0 होती है। तो टॉय मिनिमम कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक, चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहां पर जो होता है हमारा टॉर्क और डेरिवेशन पूरा खत्म हो गया। यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, हमारा यूपी बोर्ड का है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल तो हमने कर लिया था पहले ही, ये भी हो गया। अब देखते हैं ये वाला। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर कुछ आवेश रखे हुए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लें ऐसे ताकि दिख जाए। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें दे रहा है कि 5 गुणा 10 की घात -9 कूलम का 2 बिंदु आवेश रखे हुए हैं। एक का मान है कितना, +5 × 10 की पावर -19 कूलम, और दूसरा है +10 × 10 की पावर -19 कूलम। ये 2 आवेश इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक, एक को हम नाम देते हैं Q1 और एक को नाम देते हैं हम Q2, तो अभी बाद में देंगे। को 1 मीटर की दूरी पर पृथक किया जाता है। 1 मीटर की दूरी पर पृथक किया जाता है। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर पृथक कर लिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 1 मीटर का। कितने का, 1 मीटर डिस्टेंस का। ठीक, और यहां पर हमने रखा है 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और दूसरा रखा है +10 × 10 -19 कूलम। कह रहा है पृथक कराए दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु आ रहा है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए अगर ये दोनों आवेशों का परिमाण समान होता, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता, तो क्या होती, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य पे 0 हो जाती, मध्य पे 0 हो जाती। लेकिन यहां ऐसा नहीं होना है, क्योंकि एक का परिमाण जो है वो बहुत ज्यादा है और दूसरे का परिमाण को बिल्कुल आधे आधे का फर्क है। एक का 5 है तो दूसरे का 10 है। अरे दर्द हो गया कान में यार। एक का कितना है, 5 है, और दूसरे का क्या है, 10 है। अब कोई एक बिंदु हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों परिमाण समान में है, तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहे होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से कहीं से 0 हो रही होगी इस बिंदु पर, यहां पर कहीं 0 हो रही होगी, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो अनुमान के तौर पे यहां पर मान लिया हमने दूरी है, ये दूर हो रही है, तो हमने क्या करा, यहां से डिस्टेंस x ले लिया इसका। तो यहां से जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। परिमाण इनका जोड़ के देख लो, x से x कट गया, दोनों फिर एक आ गए। ठीक साहब, अब हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण मान लो इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो रही है। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बिंदु O ले लेते हैं, इसको बिंदु B ले लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब 0 हो गई इस बिंदु पर, तो दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लो यहां पर E1 आ रही है, कितनी आ रही है, E1, और यहां पर कितनी आ रही है, E2 आ रही है। ठीक है, यानी कि E1 और E2 का एक बिंदु होगा कोई जहां पर E1 भी 0 हो रही है और जहां पर E2 भी 0 हो रही है। दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है साहब, 0 हो रही है। अब बिंदु आवेश के कारण जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां से डिस्टेंस हमने कितना लिया है, x ले लिया, तो यहां पर कितना बचेगा, 1 - x। तो कोई एक बिंदु होगा जो 0 करा रहा होगा। ठीक है, यहां पर x ले लिया, तो बिंदु आवेश के कारण जब फॉर्मूला लगाएंगे तो बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, E = 1/4πε0 Q/r² होता है। तो अब मैं इसको ले लेता हूं Q1 और इसको ले लेता हूं Q2। ठीक है साहब, फॉर्मूला हमें इसके अंदर धागे चिपका देना है। तो E1 का मान बराबर हो जाएगा ना E2 के, 0 का मान 0 के बराबर कर लिया हमने। तो जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे 1/4πε0 Q1 इसको ले लेंगे हम R1 का स्क्वायर। ठीक है, और 1/4πε0 इसको ले लेंगे हम Q2/R2 का स्क्वायर। ठीक साहब, इतना समझ में आ गया। 1/4πε0 से 1/4πε0 खत्म, कैंसिल, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। अब इनका बाय बाय देख लें, वरना जी हमारा बाय बाय करा देंगे। Q1/R1 का स्क्वायर हो गया और Q2/R2
R2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो R1 तो x ले लिए और R2 1 माइनस एक्स ले लिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, Q1 का मान उठा के रख रहे हैं, तो Q1 कितना है हमारा 5 इंटू 10 की घात माइनस 19 अपॉन R1 कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, ठीक। बचा कितना हमारा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, और चाहें तो और भी कर लें, और चाहें तो और कर लें, टेंशन किस बात की है, दिक्कत है बस एक बात की, गांव में रहते ताऊ कुंवारे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो कुंवारे ताऊओं को देख लेंगे भैया। ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां कितना बचा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 1 के ऊपर अंडर रूट लाएंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स, और ये कितना हो गया अंडर रूट 2, और ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स। दूरी निकाल लेंगे अब हम, एक्स का कैलकुलेशन इसके अंदर गुणागणित बिठा लेंगे थोड़ा सा। जैसे ही गुणागणित बिठा लेंगे, क्या बिठा लें हम, गुणागणित बिठा लें, तो भैया हमें जब गुणागणित हमने बिठा ला इसके ऊपर, तो ये बैठ गया संभल के, क्या हुआ बैठ गया संभल के, ठीक है साहब। गुणागणित बिठा लो, तो ये चला जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2x, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया 1 इजकल टू अंडर रूट 2 एक्स प्लस एक्स, यहां से x निकाल लें कॉमन, तो x जैसी कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1, और ये हो गया हमारा x, ठीक। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, तो x इजकल टू कितना हो गया, और गुणागणित करना चाह रहे हो तो अंडर रूट 2 माइनस 1 का ऊपर और अंडर रूट 2 माइनस 1 का नीचे गुणा भाग कर लो। जैसी गुणा भाग होगा, ठीक, गुणा भाग हमने कर लिया तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे बचेगा 2 माइनस 1, 2 से 2 2 प्लस माइनस 1 माइनस 1, ठीक है साहब। ये बच गया हमारा x, अंडर रूट 2 की वैल्यू लगा दी हमने 1.41 माइनस 1, ठीक है, और 2 अपॉन 1 तो 1 बच गया। x इजकल टू कितना हो गया 1.41 माइनस 1, तो x इजकल टू आ गया 0.41 मीटर पर दिश, देखिए आ गई भाई, यानी कि यहां पर हो रहा है 0.41 मीटर पर, बचा कितना बाद बाकी इधर, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी साहब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, ये समझ में आ गया पूरा, उतार लो कॉपी पे भैया, ठीक है। चलो इधर चल रहे हैं, मात्रक वात्रक लगा दिया उधर मैंने, मीटर लगा दिया, चलो ठीक है। अब कह रहा है यहां पर एक क्वेश्चन है भैया, यहां का क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, तो क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है हमको, यानी कि यहां से लेके यहां तक देख लें क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है के कोण पर रखा गया है, और उस पर इतने का न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, जे इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है साहब, ठीक, बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, न्यूटन मीटर दिया हुआ है तो टॉर्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टॉय दिया हुआ है आपको, टॉय 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 न्यूटन मीटर टॉर्क साहब, 10 की घात 5 ई कितना दिया हुआ है 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है बल आघूर्ण लग रहा है, द्विध्रुव निकालना है, बल आघूर्ण लग रहा है, द्विध्रुव निकालना है, पी निकालना है हमको, क्या निकालना है पी निकालना है भैया। तो हम पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी, ठीक है। तो हम जानते हैं टॉय बराबर कितना होता है, टॉय बराबर जो होता है हमारा पीई, अरे ये क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है ये, टॉय बराबर निकालना है, टॉय बराबर निकालेंगे, तो टॉय बराबर कितना होता है पीई साइन थीटा होता है भैया, पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है साहब। टॉय लगाया, टॉय लगाया, पी निकालना था, अरे टॉय लगा क्यों रहे हो,
जब P निकालना ही है तो, ठीक है। टॉय का मान हमने उठा के रख दिया 6 × 10⁻⁻24, ठीक। और P निकालना था, ऐसे ही रहने दिया। E की पावर लगा, E का मान लगा दिया 10⁵5, और यहाँ कितना रख दिया हमने sin 30, तो ये चला जाएगा नीचे। तो P = कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 बटे 10⁵5 sin 30 1/2, 2 ऊपर कितना हो गया, P बराबर हो गया 12, 6 दूनी 12, और 10⁵5 ऊपर जाएगी तो माइनस की कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। 10⁻⁻24 हो गया, और 10⁵5 को अब हम ऊपर ले जा रहे हैं। 10⁵5 को, अरे क्या कर रहे हो, 10⁵5 को ऊपर ले जा रहे हो। तो P = कितना हो गया 12 × 10⁻⁻24 और 10⁻⁻5, तो P हो गया हमारा 12 × 10⁻⁻29, कितना हो गया -29। और इसको लिखना चाहें तो P = हो गया 1.2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। यही निकालना था भैया। 10⁵5 है, 10⁻⁻24 है, ठीक साहब, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ये भी कर लिया हमने, और कोई है इसके बाद, इसको देख लेते हैं पहले। +1 माइक्रो कूलम क्या दे हुआ है आपको, +1 माइक्रो कूलम, अरे क्या है भैया, +1 माइक्रो कूलम, ठीक, और -1 माइक्रो कूलम, दो बिंदु आवेश है Q1 +1 माइक्रो कूलम, Q2 -1 माइक्रो कूलम, परिमाण में समान है, प्रकृति भिन्न है। समान परिमाण हो, प्रकृति भिन्न हो, द्विध्रुव की रचना हो जाती है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहे होंगे, द्विध्रुव बना रहे होंगे साहब, क्या बना रहे होंगे, द्विध्रुव। एक जगह रखा हमने -1 माइक्रो कूलम और एक जगह रखा हमने +1 माइक्रो कूलम, ठीक साहब। के दो बिंदु आवेश से एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लो कर लो बात, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। लो उसने खुद बता दिया, मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव E 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अभी जो कंडीशन कराई थी वही है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है एक समान, ठीक। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है यहां पर, ऐसे करके ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है -Q और +Q, ठीक है साहब, स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमें पहले ज्ञात करना है P, क्या ज्ञात करना है, एक तो P ज्ञात करना है और फिर टॉय ज्ञात करना है। टॉय ज्ञात करना है, अधिकतम मान दिया है तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 डिग्री दी हुई है। कितनी डिग्री है 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो निकालना है वो ये निकालना है भैया, ठीक साहब। हमें एक वैद्युत द्विध्रुव निकालना है P का मान, और फिर उसके बाद में ही हम निकाल पाएंगे टॉय का मान। तो P = कितना होता है ट्वाइस QL। अब जो दिए L, यानी कि ये 2L दी हुई है आपको पूरी 2 सेंटीमीटर की, और सेंटीमीटर को तत्काल सेवा लगा के हम काय में चेंज कर देंगे मीटर में। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻2 का गुणा ठेल देते हैं वहाँ के अंदर, ठीक है साहब। हमें P निकालना था, P निकाल लिया हमने। Q एक मान रख लेंगे 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम कितना होता है, माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, कर दिया हमने। L कितना दिया हुआ है पूरा 2L का मान दिया हुआ है हमें 2 × 10⁻2, तो ये कितना हो गया, P का मान हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। यानी कि एक आंसर आ गया हमारा, ये आ गया। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टॉय ज्ञात करना है आपको। टॉय बराबर P लगा दो क्योंकि मैक्सिमम निकलवा रहा है, ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो जी कितना हो गया 2 × 10⁻8 हो गया, और वैद्युत क्षेत्र लगा दो, अब 10⁵5 लगा दो सीधा सीधा। तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर का उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा साहब। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है साहब, क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा टेढ़ा है। क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, क्वेश्चन को हमें
समझना है साहब, लो समझ लो, समझेंगे इसको, थोड़ा सा और कर ले। अरे चलो भैया सेट हो जा, हाँ हो गया। दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं आपको, क्या दिए हुए हैं? दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, ठीक है साहब। अब इन दो बिंदु आवेशों में एक तो दिया है आपको QA और दूसरा आपको दिया हुआ है QB। देख लो परिमाण समान है, ठीक है, यानी कि QA जो दिया है आपको वो कितना दिया हुआ है? 3 माइक्रो कूलाम, ये प्लस का है, तत्काल सेवा लगेगी इसके ऊपर, 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा जी। और QB आपको दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलाम, कितना? -3 माइक्रो कूलाम, तो जो हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6। परिमाण समान है, परिमाण समान है, प्रकृति भिन्न है, द्विध्रुव की रचना हो गई, द्विध्रुव की रचना हो गई साहब। निर्वात में, निर्वात K का मान 1, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, कितने सेंटीमीटर की? यहां से जो द्विध्रुव बना रहे हैं, यानी कि यहां पर -Q रखा हुआ था 3 माइक्रो कूलाम का, और यहां पर रखा हुआ है +3 माइक्रो कूलाम का एक आवेश। दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तत्काल और इमरजेंसी सेवा जब हमने इसके ऊपर अप्लाई करी तो ये हो गया 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, यानी कि जो रेखा है उसने हमें देखा है ये A है, ये B है, का मध्य बिंदु लिया है, तो मध्य बिंदु जैसी लाएंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक साहब, ये हो गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, ठीक है साहब। मध्य बिंदु O है यहां पर, यहां निकालना है। धनावेश इधर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, ठीक। ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी। दोनों आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो गई एक ही दिशा में हो गई, तो वेक्टर E = कितना हो गया? वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। दिशा विपरीत होती तो माइनस आ जाता। कोण भी एक दोनों के बीच में 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है। परिमाण लगाना है, अब सीधा सीधा हमें क्या लगाना है? परिमाण का मान लगाना है साहब। तो परिमाण का मान लगा के इसके अंदर लगा देंगे हम क्वेश्चन और निकाल लेंगे कुछ ना कुछ आंसर, ठीक है साहब। अब देखो परिमाण समान, यानी कि EA और EB दोनों का परिमाण समान आना है। क्या आना है? परिमाण समान आना है। बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला लगाना है, 1/4πε0 लगा देना है और फिर गाना लगाना है। कौन सा गाना गाओगे? दर्दनाक हूं मैं देख आंखें खोल के, हैं? तो देख ले आंखें खोल के इसको भैया, ठीक। आंखें खोल के जैसे हमने इसको देखा तो ये कितना हो गया? बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला लगा रहे थे, Q/r² हो गया। Q/r² जैसी हो गया तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻9, दोनों आवेश 3 × 10⁻6 R, कहाँ गया R? 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻10 2, ठीक साहब। कुछ नहीं, 10⁻1 इधर ले गए, -1 हो गई, -1 ऊपर गई तो +1 हो गई, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, मतलब -6 में से 1 गया तो 5 बचेगा ना। तो जो हो गया 9 × 27, 10⁻9, ठीक। -1 नीचे बची, -1 ऊपर ले गया तो +1 हो गई, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, ठीक है। परिमाण आ गया 27 × 10⁻9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4 बच गया। कितना बच गया? 4 बच गया, ठीक है साहब। अरे साहब क्या बच गया जी? तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2.7 × 10⁻4 बच रहा है ना, हाँ, तो 10⁻5 लिख सकते हैं इसको। इतने न्यूटन मीटर का इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र आ रहा है। एक दिशा में इतना है, दूसरे दिशा में भी उतना ही होगा, परिमाण समान होगा, ठीक है। लगा दिया हमने, तो EA बराबर है EB के। ये हमने या तो EA निकाल लिया या फिर हमने ये EB निकाल लिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, 2 × 2.7 × 10⁵। तो कुछ नहीं करा है, इसको इधर रखा है, इसको इधर रखा, कॉमन ले लिया है, ठीक है।
27 दूनी कितने होते हैं? 54 होते हैं। तो ये हो गई 5.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा पहला आंसर आ गया। अरे नाजिम 10⁵ ठीक, ये हो गया हमारा पहला आंसर। क्या हो गया? पहला आंसर। हाँ, अब बी निकाल लो। यदि 1.5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम परिमाण का एक परीक्षण आवेश इन दोनों के बीच में लाकर रख दें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो बल हमें निकालना है, सेकंड वाला आंसर लगाना है, E = F/Q कर देना है। अब हमें Q का ये वाला मान उठा लेना है, Q का हमें ये वाला मान उठा लेना है। ठीक, ये हमारा Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हम जैसे इसके अंदर रख देंगे तो हमें F का मान निकल जाएगा। F = कितना हो गया? E × Q हो गया। ठीक, E का मान कितना आया? 5.4 इंटू 10⁵ ठीक है साहब। और ये कितना हो गया? 1.5 इंटू 10⁻⁹ 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 5.4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁹ में से 5 गया तो -4। इतने न्यूटन का बल लग रहा होगा। इतना काम कर लियो, इन दोनों का गुणा कर लियो। ठीक साहब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगी हमारी गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय होगी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, चलो गाना गाओ, नाचो।